Hello everyone, let us start with Gala Science Sample Paper 2. Sample Paper 1 तो already solved है previous year question. तो Sample Paper 2 देखते हैं. Which acid is present in the orange? Orange जो है mild acid होता है उसके अंदर, ठीक है. So weak acid होगा, so that is which one? Citric acid. Which functional group is present in the carboxylic acid? तो carboxylic acid होता है, it is represented as COOH. ठीक है, तो COOH functional group is present in that. In plants photosynthetic product are transported through. अब जो देखो photosynthetic product का मतलब किसकी बात कर रहा है ये? Food कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? With the help of CO tubes and companion cells. Working of electric fuse is based on the फ्यूज होता है मेन, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं घर पे उसको जो है सेव करने के लिए काम में आता है, राइट. So working of electric fuse is based on heating effects of electric current. Okay. Then यहाँ हमें ये डायग्राम बताना है, डायग्राम को कंप्लीट करना है. So this is which lens, this is which mirror, this is the concave mirror. Fine. And we know that any line or any ray which is parallel to principal axis, ये वाली axis कौन सी है? Principal axis. कहाँ से पास करेगी? फोकस से. तो इसका डायग्राम आप कंप्लीट करोगे तो ये पास ऑन कहाँ से होगी? फोकस. तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या आएगा? इट पासेस थ्रू फोकस. फॉर नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज एट डैश डिस्टेंस. नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर रहेगा नॉर्मल आई के लिए. नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ डैश फंक्शनल ग्रुप. देखो ब्यूटेनॉन का मतलब होता है कीटोन. कीटोन मतलब क्या होगा? देयर इज अ C डबल बॉन्ड O और टोटल मिला के होने चाहिए हमारे कितने कार्बन? 4 कार्बन. सो 1 इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ आप ले सकते हो C2H5, तो टोटल 3 कार्बन हो गया और ये हो गया CH3. तो यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O. सो आवर आंसर इज कीटोन. डैश was the first scientist to conduct systematic experiment for the study of heredity. देखो हेरिडिटी जो है सबसे पहले स्टडी किया था मेंडल ने. According to the Joule's law, heat energy produced in a resistor is directly proportional to the square of current. इलेक्ट्रिक करंट आएगा इसका आंसर. जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मेन फॉर्मूला है दैट इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. ठीक है, ये इनका फॉर्मूला रहेगा. द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स जो होते हैं. इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. ओके. 11th one is the unit of power of lens is diopter. पावर ऑफ लेंस का यूनिट जो है डायोप्टर रहेगा, जो हम सिंबल कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे. द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन द यूनिट. गोल्ड के लिए जो यूनिट होता है दैट इज कैरेट. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड. ठीक है, ये तो ट्रू रहेगा. एंड टिन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो सोल्डर जो है वो लेड और टिन का अलॉय है बट हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा. तो दिस इज व्हाट? फॉल्स. In male, Y chromosomes are smaller in size than that of X chromosomes. तो ये स्टेटमेंट रहेगा हमारा ट्रू. Y क्रोमोसोम जो है साइज में स्मॉल रहेंगे एज कम्पेयर टू X, और मेल के जो क्रोमोसोम्स पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं? X और Y. A myopic person has the far point near than infinity. तो ये भी करेक्ट है. इन्फिनिटी से पहले का उसको नहीं दिखता है, तो यहाँ पर हम लोग ये भी क्या कर देंगे? ट्रू. नेक्स्ट इज द aqueous solution having pH value 5 is acidic in nature. देखो यहाँ पर जो pH स्केल होती है 0 से लेके 7 और यहाँ पर 14, 0 और 7 के बीच में एसिडिक होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? pH वैल्यू लेस देन 5 इज एसिडिक. तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा? ट्रू. Next is which hormone is responsible for the development of beard and mustache at the puberty in boys. तो यहाँ पर रहेगा टेस्टोस्टेरॉन. Okay. Which scientist was the first to conduct the systematic experiment for the study of heredity? तो यहाँ पर हमारा नाम आएगा that is the Mendel. Next is हमें mismatch pair निकालना है. Find and write the mismatch pair. Angle of incidence जो है इससे रिप्रेजेंट करना होता. ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन के लिए ये रहेगा.
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आर होता है, ये ई जो है वो एमरजेंस के लिए है, तो बी वाला जो है मिसमैच्ड है. Who am I? I used to make filament of bulb. So that is which metal? That is tungsten. Next is adrenaline gland जो है कहाँ present होगा? It is present at the tip of kidney. And pancreas जो है वो कहाँ present होंगे? Right side of the stomach, slightly above it. Next is about primary consumers. Primary consumers कौन होंगे? Herbivores. और secondary consumers कौन होंगे? Carnivores. Okay, let's start with the next section. What is used for whitewashing of walls of the house carried out? Then explain the preparation by showing the chemical reaction. अब whitewashing के लिए जो है we are using a solution of slake lime. Slake lime जो है solution use करके walls पे लगाते हैं. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide. अब ये जो overall reaction हो रहा है तो यहाँ पर जो reaction start होगा जैसे quick lime है CaO plus H2O forms what? CaOH whole twice. Slake lime बन जाएगा. ठीक है. आफ्टर दैट यहाँ पर साथ ही साथ थोड़ी बहुत जो है वो हीट भी रिलीज होगी. ठीक है. फिर आफ्टर दैट यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है CO2 उससे रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म CaCO3 along with the formation of H2O. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन जो है वो रहने वाला है. फाइन. और यहाँ रिएक्शंस पूछा है जो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं. मेंशन द नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट. तो ऐसे नॉन मेटल्स जो सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म में रहे जैसे कार्बन है सॉलिड नॉन मेटल है, सल्फर जो है वो भी सॉलिड नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी सॉलिड नॉन मेटल है, ब्रोमाइन जो है दैट इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन जो है आप गैस में ले सकते हो. ठीक है. तो ये सारे नॉन मेटल्स है अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट है. ओके. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं एंड विच मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ. So autotrophs makes their own food by themselves and heterotrophs जो होंगे वो they will depend on others for food. Autotrophs को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सराउंडिंग से और वाटर जो है सॉइल में से चाहिए. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल दे विल प्रिपेयर द फूड. अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर CO2 plus H2O in presence of sunlight and the chlorophyll, यहाँ पर क्या बनने वाला है? फूड बनने वाला है. उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 along with the release of oxygen. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड. तो यहाँ पर जो है प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, अदर एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे. ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल्स जो होंगे हेटरोट्रॉप्स वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है वो फूड को स्टोर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. एज सिंपल असेक्सुअल के अंदर क्या होगा? ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. सो प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ सीड्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर द प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. ओनली वन पेरेंट इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस. और यहाँ पर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. इवन द मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व. थर्ड पॉइंट, अगर मेल और फीमेल इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बात है सेक्स ऑर्गन्स जो है दे विल बी प्रेजेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल में से बहुत सारे डिफरेंस है. तो ये 3 कॉमन बेसिक डिफरेंस रहेंगे. नेक्स्ट है व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? सिंपली जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डिजीज जो है स्प्रेड हो सकती है. दैट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसके अंदर जो है एड्स हो गया, गनोरिया हो गया, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होंगे. सो डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से है, सिफिलिस है, गनोरिया है, ये सब जो है
ट्रांसफ़र होगी, वायरस से जो है एड्स वगैरह ट्रांसफ़र होंगे। इट इज़ पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ब्लड के थ्रू भी फैल सकता है, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड, तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है इट कुड स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम में बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म पे पास होगी उस चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। ठीक है, इसको हम डिस्पर्जन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन आगे पूछा है 31st का, राइट द नेम ऑफ अबव फिनोमिना, तो मैंने डिस्पर्शन ऑलरेडी लिख चुका है पहले। राइट द नेम ऑफ कलर्ड रे एट द पॉइंट x एंड y। अब पॉइंट x एंड y, देखो x जो है सबसे ज़्यादा बेंड हो रही है तो कौन सा कलर होगा, वायलेट होगा, एंड y जो है सबसे लीस्ट डिविएट हो रहा है या सबसे लीस्ट बेंड हो रहा है तो उसका कलर क्या होने वाला है, रेड कलर। ओके, सो दिस वाज द 30 क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मेन फॉर्मूला जो रहेगा दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, तो सिंपल Q जो है दैट इज व्हाट, Q इज चार्ज, T इज टाइम, so it is the amount of charge which flows through with respect to time। definition देखते हैं, electric current is a flow of charged particles such as electrons or ions through a conductor with respect to the time, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, electric current। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ऐसा यूनिट क्या होने वाला है इसका, एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर्स वुड बी द SI यूनिट ऑफ करंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 32 है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है यूज्ड इन योर होम हैज़ अ रेटिंग ऑफ 100 वाट्स। तो एक जो है हमारा पावर दे दिया है कितना, 100 वाट्स। ओके, और डेटा क्या बोला है, और रेफ्रिजरेटर जो है हैज़ अ रेटिंग ऑफ 500 वाट्स। तो ये बल्ब की इंफॉर्मेशन है एंड दिस इज़ फॉर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का पावर कितना दे दिया है लोग ने, 500 वाट्स। और ये दोनों डिवाइस जो है वो 12 आवर्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इनका टाइम दे दिया है 12 आवर्स, और इसका भी जो टाइम है दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 12 आवर्स के लिए ऑपरेट होते हैं। तो हमें इनका कॉस्टिंग वगैरह निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एनर्जी निकाल रहे हैं। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी इज़ व्हाट, पावर इनटू टाइम। पावर जो है कितना पहले वाले का दिया है 100, और हमेशा हमें याद होना चाहिए कि जब भी आप एनर्जी फाइंड करोगे तो पावर किलो वाट में होना चाहिए और टाइम जो है आवर्स में होना चाहिए। सो किलो वाट के लिए 100 अपॉन क्या लिख देंगे हम लोग, 1000, और टाइम जो आवर्स में दिया है, टाइम कितना दे दिया है लोग ने, 12, तो 12 आवर्स हो गए यहाँ पर। तो 2 जीरोस कैंसिल, ये हो गया हमारा 2 6 12 और 2 5 10। ठीक है, आफ्टर दैट सो व्हेन यू डिवाइड, यहाँ पर आएगा 1.2, बट दिस इज ऑपरेटेड फॉर 10 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय क्या आप कर दोगे 10, तो फाइनली इसका क्या आना है 12 किलो वाट आवर, इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। सेम केस गोज विद द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर पावर जो है वो 500 रहेगा, 500 अपॉन क्या लिखेंगे 1000, और टाइम जो है आवर्स में है 12, तो 500 1 जा, 500 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, बट इट इज ऑपरेटेड फॉर 10 डेज, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप 10, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 किलो वाट आवर्स। ठीक है, तो एक 12 आ गया, एक 60 आ गया, तो टोटल कितना होगा आप प्लस कर दो, 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा 72 किलो वाट आवर हो जाएगा। ओके, अब कॉस्टिंग निकालनी है आपको, आप यहाँ पर यूनिट लिख लो और यहाँ पर कॉस्ट लिख दो। तो एक यूनिट का कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक यूनिट का कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज़ होगा, तो 72 यूनिट्स का कितना कॉस्ट होगा, व्हेन यू फाइंड 72 इंटू 8 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई विल गेट 576 रुपीज़। 576 रुपीज़ जो है इसका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस देना है डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में। यहाँ पर दो मेन डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक एग्जांपल दे देंगे डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है,
और डायरेक्ट करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बोथ द डायरेक्शन में, द करंट विच रिवर्सेस द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होता रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड ऑल्टरनेटिंग AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट में ये थर्ड पॉइंट जो है प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा आधा अधूरा पॉइंट है। तो यहाँ हम एग्जांपल लिख लेते हैं। डायरेक्ट करंट में जो एग्जांपल है वो हमारा हो जाता है बैटरीज, ये एग्जांपल हो जाएगा। और ऑल्टरनेटिंग करंट में आप जनरेटर्स ले सकते हो, ठीक है। ये अपना 33 क्वेश्चन हो गया, फाइन। उसके बाद 34th क्वेश्चन चेक करते हैं। 34th क्वेश्चन जो है आर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो विल सी 34th क्वेश्चन फ्रॉम द आर एनवायरनमेंट। ऑब्जर्व करना है, डायग्राम हमें बताना है। यहाँ पर जो ट्रीज, रैबिट ट्रीज को खा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम हर्बीवोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। कैट है, फिर यहाँ वुल्फ जो है वो कैट को खाएगा, तो इसको हम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वुल्फ जो है वो क्या है, कार्निवोर्स, ओके। अब जब ये डेड हो जाएंगे, डेड बॉडी हो जाएगी, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो बी इसमें क्या होगा, डिकम्पोजर्स, ठीक है। और डिकम्पोजर्स का अगर रोल पूछते हैं, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स का ये रोल रहेगा, इट हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहेगा, तो यहाँ एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम इनका रहेगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है हम लोग फर्स्ट और सेकंड का आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। Give scientific reason it is necessary to prevent the uncontrolled use of pesticides and other chemicals। तो पेस्टिसाइड्स का रोल यूज़ जो है हमें थोड़ा कम करना चाहिए। इसका रीज़न क्या होगा, जितना आप ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे फाइनली ह्यूमंस को उतना ही अफेक्ट होगा, बिकॉज ह्यूमन उसके कांटेक्ट में आएंगे और फाइनली वी विल कंज्यूम दैट हार्मफुल पेस्टिसाइड, जो इट कुड लीड टू पॉइजनिंग टू अस। हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रंस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर। तो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स जो है केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट केयरफुली ऑब्जर्व करना है यहाँ पर एक्स और जेड के बारे में। ये एक्स है और जेड के बारे में बताना है। तो यहाँ के क्वेश्चन पूछे, आइडेंटिफाई लेबल पार्ट एक्स एंड स्टेट टू प्रॉपर्टीज दैट अकर्स थ्रू इट। तो एक्स जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक्स जो है दैट इज स्टोमा, स्टोमा बोल सकते हो, या फिर स्टोमाटल पोर, ठीक है। और इसका तो एक्स के जो प्रोसेस वहां पर जो जो होंगे वो बताने हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन, एंड सेकेंड जो है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब आइडेंटिफाई लेबल पार्ट जेड। जेड जो है दैट इज द गार्ड सेल, एंड स्टेट कंडीशन यू थिंक फॉर द गिवन फिगर। सो ये सिचुएशन में स्टोमाटा जो है वो ओपन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टोमाटा इज ओपन, या स्टोमाटा भी लिख सकते हैं, स्टोमाटा इज ओपन, ओके। नेम द डिवाइस दैट यूज इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे कौन कौन से डिवाइस है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स है, माइक्रोफोन्स, ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। Okay, next question is the 41 question. For a particular situation, which hormone prepares the human body for fighting or running away from the situation? कौन सा hormone रहेगा, एड्रेनालाइन, adrenaline hormone। State the effect of this hormone in the animal body। So adrenaline का जो main function है, heart rate increase करना, blood pressure level increase करना, blood flow increase करना to the muscles and the brain, increasing in the alertness and increasing the blood sugar level। So ये सारे functions जो है वो रहेंगे adrenaline hormone के।
एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर, दिस इज द ओवरी, देयर आर पेयर ऑफ ओवरीज विच रिलीजेस ओवम। ठीक है, तो ओवम रिलीज करेगा, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और साथ ही साथ जो है ओवरीज है वो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये रहा ओवरीज के बारे में। नेक्स्ट वुड बी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, राइट और लेफ्ट साइड दोनों प्रेजेंट होंगे, और फैलोपियन ट्यूब जो है इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज होंगे। तो ओवरीज जो है ओवम रिलीज करके यहाँ पर रिलीज कर देगी। ठीक है, एंड फैलोपियन ट्यूब इज अ साइट जहाँ पर मेल गैमेट अगर आएगा तो वेजाइना ओपनिंग के थ्रू होते हुए इट विल fuse in the fallopian tube. So fallopian tube is a site of fertilization. Then comes the uterus. Uterus में क्या होगा, when the fusion जब हो जाएगा तो zygote बन जाएगा, और zygote further divide होते होते it will come in the uterus. So development of attachment of embryo on the walls of the uterus is called as implantation. तो ये जो साइट है वहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट होगा। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है वो कहाँ पर होने वाला है, यूटेरस में। एंड फाइनली वेजाइना इज द ओपनिंग विच रिसीव्स पेनिस ड्यू टू द ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर पॉइंट वाइज दी हुई है, यू कुड गो विद दिस points. I have explained everything. Next is what is menstruation. अब menstruation का मतलब क्या होगा, डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ऑलरेडी सब चीज़ यहाँ लिखी है। So we'll go with the diagram menstruation में। Now ovary जो है एग रिलीज होने से पहले, मतलब ओव्यूलेशन होने से पहले, यहाँ पर यूटेरस में ब्लड की लाइनिंग्स डेवलप हो जाएगी। बिकॉज अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है सो ये ब्लड की लाइनिंग्स जो है डेवलपिंग चाइल्ड को यूज में आएगी, एंड इट विल हेल्प फॉर द ग्रोथ, नरिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, but if male and female gamete do not fuses, this blood lining is of no use, which releases in the form of bleeding through the vagina, and that is called as menstruation. ये पूरा प्रोसेस जो है menstruation में रहेगा। यहाँ पर इसका explanation part दिया है, you could go with the explanation also. Next is the 44th question. An object is placed at a distance of 10 centimeter फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में u, v और f की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में u माइनस होगा और v और f क्या होता है, प्लस इनके डिस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, जो कि हम लेना है -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे दी है दैट इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको जो है वो इमेज डिस्टेंस निकालना है, v फाइंड करना है। सो वी हैव 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इमेज डिस्टेंस निकालोगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ जो है क्वेश्चन में दी है 1/15, और ये माइनस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे और इसको आप सॉल्व करोगे, होप आपको सॉल्व करना इतना आता होगा, तो 1/v का वैल्यू है 1/6 और v का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। आफ्टर दैट नेचर ऑफ इमेज निकालना है। नेचर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस है, और दोनों के दोनों केसेस जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट ही नेचर होने वाला है, बट फिर भी नेचर अगर निकालना है तो आपको मैग्निफिकेशन ढूंढना होगा। तो m इक्वल्स टू -v/u, -v कितना है, 6 है, u कितना है -10, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और इसका जो आंसर होगा 2 3 जा 2 5 जा, तो ये पॉजिटिव में है 3/5। तो मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होगा तो नेचर हमेशा क्या होने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आपको टर्म्स एक्सप्लेन करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ द स्पीयर, जो स्पीयर का सेंटर है, दैट ईच सरफेस ऑफ लेंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ इट रिप्रेजेंट्स बाय C और 2F, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जो लेंस का सेंटर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, और ये जो एक्सिस है ऑप्टिक सेंटर से जो पास हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लेंस के यहाँ पर सेंटर पे आएगा इसको हम 2F बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्टिक सेंटर और 2F के बीच में क्या होती है, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ जो है ऑप्टिक सेंटर ऑफ 2F के बीच में होगी। तो नेक्स्ट जो है फोकल लेंथ के बारे में एक्सप्लेन किया, जो हमने ऑलरेडी समझा दिया कि ऑप्टिक सेंटर ऑफ 2F के एग्जैक्टली बीच में जो है दैट वुड बी द फोकल लेंथ। ओके, 46 क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन करना है, डेराइव द फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यू हैव टू शो द डेरिवेशन। डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पर, पैरेलल कनेक्शंस, 3 रेजिस्टर्स है R1, R2 एंड R3, जो हम लोग सेम वोल्टेज सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया है पॉइंट A और B पे, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग करंट फ्लो होने वाला है, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, ठीक है, अलग अलग करंट फ्लो होगा। तो जो चीज़ डिफरेंट है आप वो लिखिए, वहाँ से स्टार्ट करें, दैट करंट, टोटल करंट जो होगा दैट वुड बी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब ओम्स लॉ के हिसाब से वी नो दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करें, I क्या हो रहा है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है, इसको हम जो है 2 दे दें, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है I1, I2 और I3 के लिए भी लिख लेते हैं। तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1। भाई V क्यों लिया, बिकॉज वोल्टेज जो है सबको सेम वोल्टेज मिलने वाला है, बिकॉज सब कॉमनली पॉइंट A और B को कनेक्टेड है, तो V ही रहेगा। तो ये हमारा थर्ड हो गया। देन I2 विड बी V अपॉन R2 और I3 वुड बी V अपॉन R3, ये हमारा फिफ्थ वाला हो गया, ठीक है। अब सारी वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, सो विल गेट V अपॉन R इक्वल्स टू I1 कितना है, V अपॉन R1, I2 कितना है, V अपॉन R2 और I3 कितना है, V अपॉन R3। तो यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है हमें दैट इज V इज कॉमन, तो ये हो गया अपना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये हो गया हमारा V अपॉन R। इसमें V और V कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या बच गया, सो 1 अपॉन RP, बिकॉज हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, सो वी गॉट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हो गया अपने जब 3 रजिस्टर्स पैरेलल में लगाएंगे, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। Starting with the new section, answer the following question, write preparation of washing soda. Now washing soda का जो formula है that would be Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग सोडा के लिए। प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट वी हैव सोडियम क्लोराइड NaCl रिएक्ट्स विद अमोनिया NH3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन सब से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म व्हाट, फर्स्ट दैट इज NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये फॉर्म होगा। स्टेप नंबर 1 हो गया ये हमारा, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 यू हैव NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको हीट करना है, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है Na2CO3 क्या करेंगे हम, Na2CO3 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे,
and it will form what? Na2CO3 dot 10H2O. यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, 10H2O। तो ये हमारा जो है बन गया वॉशिंग सोडा। अब उसके 4 यूजेस बताने हैं। तो यूजेस में यू कैड यूज इन द लॉन्ड्रीज फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वाटर सॉफ्टनिंग, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप्स हो गया, ये इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा को। फिर आगे उसके यूजेस पूछे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और क्लोरीन के यूजेस पूछे हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के यूजेस अगर चेक करें कि हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल यूज करते हैं रॉकेट वगैरह में, तो क्लीन फ्यूल है, उसको यूज कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में अमोनिया है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, ये सब बनाने के लिए यूज में ला सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यूज टू हाइड्रोजनेट फैट्स एंड ऑयल टू प्रोड्यूस वेजिटेबल घी। तो यहाँ ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए भी ये यूज हो सकता है। देन यू हैव क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस, क्लोरीन जो है वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, सैनिटेशन के लिए, स्विमिंग पूल्स वगैरह में यूज करते हैं क्लोरीन, बैक्टीरिया किल करने के लिए। इवन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, सीएफसी, ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इतने सारे जो है वो यूजेस क्लोरीन के रहेंगे। इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट, यहाँ पर वो बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्लोरीन का एप्लीकेशन रहेगा। सो वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 47। 48th क्वेश्चन देखें। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड विद डायग्राम, और उसका इक्वेशन लिखना है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो 48th क्वेश्चन में जो रिएक्शन है वो यहाँ मैं पहले लिख लूँ। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रिएक्शन लिखना है जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। सो Zn प्लस NaOH, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, दैट वुड बी Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट देगा, और साथ में वुड बी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट का रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पूछा डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब Zn का रिएक्शन H2SO4 के साथ करना है डायग्राम बना के। तो डायग्राम तो यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। फर्स्ट विल राइट द रिएक्शन, देन विल सी द डायग्राम के डायग्राम में क्या है। सो Zn रिएक्ट्स विद H2SO4। तो यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ZnSO4 अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो पॉप साउंड से आइडेंटिफाई होगा, दैट इट विल गिव अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल और मैचस्टिक इज प्लेस्ड ओवर इट। तो यहाँ पर सेटअप है, हमने ये टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए। अब जैसे रिएक्शन होगा, ये टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस जो है पास होगी। यहाँ पर सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ बबल्स फॉर्म होंगे, और ये बबल्स को हम लोग जो है बर्निंग कैंडल के पास लेकर आएंगे। सो इट विल गिव पॉप साउंड, हमें जो है वो पॉप साउंड मिलेगा। तो ये टेस्ट है हाइड्रोजन गैस के लिए। नाउ नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, जिसमें हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग वगैरह बतानी है। तो यहीं पास में बता देते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन क्लोरीन, क्लोरीन का कोवैलेंट बॉन्ड बताना है। नाउ क्लोरीन का देखो सिंपली, ये हमारा ए और बी का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखो ये ए पार्ट है और बी का एक्सप्लेनेशन ही मैं साथ में कर देता हूँ। सो 49th है। सो क्लोरीन जो है इट हैज़ एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 287, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, -1, ठीक है। वैलेंसी हो गई -1, मतलब जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड बनेंगे क्लोरीन से। अब वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब -1 +1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मेन वैलेंसी जो है वो 1 है, मतलब क्लोरीन से जो है वो एक बॉन्ड बनेगा,
टोटल यहाँ 2 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन से एक बॉन्ड अटैच होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो क्लोरीन से एक बॉन्ड अटैच्ड है, यहाँ पर भी क्लोरीन से एक बॉन्ड अटैच्ड है। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इनके बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी यूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो उसमें से 50% काम हर एक को करना है। तो यहाँ पर 7 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 50% काम कर दिया है क्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडिंग में से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इवन ये 7 है, सराउंडिंग से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। तो ये क्लोरीन का जो है फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगा। तो 49 क्वेश्चन का ए और बी जो पार्ट है हमने साथ में ही समझा दिया, फॉर्मेशन कैसे उसको बनाना है क्लोरीन का। तो ये एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन, अच्छा ये नाइट्रोजन के लिए है N2। तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो नाइट्रोजन से टोटल 3 बॉन्ड निकलने चाहिए, 3 बॉन्ड्स, वैलेंसी 3 है। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो उनसे 3 बॉन्ड कैसे निकालोगे आप? 1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच में, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन देगा और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे वी यूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से 3 यहाँ यूज़ करेंगे, 1 2 एंड 3, और ये रिमेनिंग 4 एंड 5। ठीक है, और ये नाइट्रोजन में भी सेम केस, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 7 8 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी 5 और ये 6 7 8, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नाइट्रोजन के लिए स्ट्रक्चर बन गया। ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ यूरेटर। ठीक है, तो एक्सक्रीटर सिस्टम का डायग्राम यहाँ बनाना है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए बताना है कैसे यूरिन फॉर्म होगा। तो यहाँ नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जिसमें ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज है यहाँ पर, रीनल आर्टरीज मतलब जो डर्टी ब्लड इसके थ्रू अंदर एंटर करेगा। ठीक है, और रीनल वेन मतलब जो क्लीन ब्लड जो है वो किडनी से बाहर चला जाएगा थ्रू रीनल वेन। यहाँ पर यूरेटर है, यूरेटर आपको जो भी यूरिन प्रोड्यूस होगा दैट विल पास टू यूरेटर। फिर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करेगा। एंड यूरेथ्रा इज द ओपनिंग, जिसके बाद फाइनली यूरिन जो है वो आउटसाइड द बॉडी चला जाएगा। अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर नेफ्रॉन देख लेते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर यूरिन कैसे फॉर्म होने वाला है, लेट्स सी। जो भी डर्टी ब्लड होगा इट विल एंटर्स द ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस एंटर करेगा। ग्लोमेरुलस इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट्स फिल्ट्रेशन के लिए आएंगे लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है, वाटर है, यूरिया, ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन के लिए आएगी। ठीक है, अब इसमें जो क्लीन चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें जो क्लीन चीज़ें हैं, फाइन, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये वाली जो येलो वाली ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, यहाँ लिखा है, लेबल कर रहा है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इसमें जो कॉइलिंग करी है रेड वाली दैट इज़ द ब्लड कैपिलरीज, ये देखो ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, तो जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो ट्यूब्यूल से कहाँ चले जाएगा? ब्लड कैपिलरीज, और क्लीन ब्लड जो है ब्लड कैपिलरीज में जाके हमारी बॉडी में चला जाएगा थ्रू रीनल वेन।
ठीक है, रीनल वेन के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लीन ब्लड है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जो भी कंपोनेंट्स है वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो वेस्ट बच जाता है दैट इज एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, यूरिया, ये सब ऑल टुगेदर क्या बना देता है, यूरिन। तो ये यूरिन जो है फर्दर पास होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यहाँ से यूरिन जो है पास होगा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, फिर यूरेथ्रा, देन फाइनली आउटसाइड द बॉडी। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए पूरा प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ दे गेट न्यूट्रिशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ अमीबा की बात कर लेते हैं। दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द अमीबा। हाउ डू दे गेट न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से अमीबा जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो अमीबा जो है इट यूजेस अ प्रोसेस कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस टू एंगल द फूड। अब अमीबा जो है एक्सटेंड इट्स सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज सूडोपोडिया। यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से मैं समझा दूँ, यहाँ पर फूड कहीं से भी आएगा तो अमीबा जो है फॉल्स फीड बना देगा, सूडोपोडिया बना देगा, ठीक है। तो फूड कहीं से भी एंटर हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, ये देखो सूडोपोडिया बना दिया, फॉल्स फीड। फिर जैसे ही फूड एंगल्फ करेगा, थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जो है, पहले हो गया इंजेशन, फिर हो गया डाइजेशन होगा। डाइजेशन का कैसे होगा, फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में चला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में गया उसके बाद इसका क्या होने वाला है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब वो फूड को यूटिलाइज करना ताकि अमीबा का साइज जो है वो फर्दर ग्रो हो जाए। और लास्ट स्टेप जो होगा वो यहाँ पर लिखा है इजेशन। इजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा, इसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। देखो यहाँ सारे स्टेप्स लिखे हैं, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 क्वेश्चन डिस्पर्जन पूछ रहे हैं। डिस्पर्जन तो बहुत सिंपल है, देन व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। यहाँ पर विबग्योर बनेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है डिस्पर्जन के बारे में। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, सो दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ, तो इमेजिनरी लाइंस जो ओरिजिनेट होगी, इमेजिनरी लाइंस जो है बार मैग्नेट के आसपास फॉर्म होगी, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर प्रेजेंट अराउंड अ मैग्नेट, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या, दे फॉर्म अ क्लोज लूप, आप डायग्राम में देख सकते हो क्लोज लूप बना रहा है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दे आर क्राउडेड नियर द पोल, यहाँ पर देखो पोल वाला एरिया है, यहाँ पर इनका जो डेंस है, डेंसिटी वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइंस प्रेजेंट है। और बाद में where the field is strong and spread apart from each other where the field is weak, तो यहाँ पर इसकी फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे वो लाइन दूर होती जाएगी तो ये थोड़े वीक होते रहेंगे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी वीक होगी बिकॉज ये मैग्नेट से थोड़ा दूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सिंपल सा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे, ऐसे वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से डिकम्पोज हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल जो भी किचन का वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, तो इजीली ये जो डिकम्पोज हो सकते हैं डिकम्पोजर से। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो
ऐसे वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, तो ये सब वेस्ट रिमूव नहीं हो सकते एनवायरनमेंट से। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज है उसका जो भी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा, तो आजकल इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो है कुछ सॉलिड सरफेस में नीचे जो है डंप कर देते हैं, या फिर उसको वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल वेस्ट हो सकता है, केमिकल वेस्ट हो सकता है, क्लिनिकल वेस्ट, एस्बेस्टॉस, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएगी। एग्रीकल्चर वेस्ट, this waste is generated from growing and harvesting crops or raising animals. It includes animal manure which is used as fertilizer. तो ये important waste है जिससे हम जो है मैन्योर्स वगैरह बना सकते हैं।